अब हम देखते हैं वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं। मेनी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स रिक्वायर अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन लार्ज एरे ऑफ नंबर्स। कई साइंटिफिक कैलकुलेशंस होंगी जिनमें क्या होगा, एरेज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमें, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, और वो एरे भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। मान लो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो एरे में स्टोर किए हुए किसी में, हर एक स्टूडेंट में क्या है, जैसे मान लो अभी इस साल एडमिशन हुए, आपके अभी एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, एसपीएन नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, वो सबको एक साथ असाइन किया जाएगा, जो भी उसका मेथड है उसके लिए। अगर वो मैनुअली करना हो तो उसको असाइन करने में 10,000, 15,000, 20,000 स्टूडेंट्स पे कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे। तो क्या किया, इस कंप्यूटर से कर देते हैं उसको। तो कंप्यूटर में भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतने सारे को एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन लार्ज एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, एरे है नंबर्स का, और उसमें भी बहुत सारे वो हैं, एरे ऑफ एरे। जैसे मान लो आपने कहा नेम, एक एरे ले लिया 25 ले लिया। अब मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में 50 स्टूडेंट का अगर मुझे रिकॉर्ड रखना है तो उसमें ये वाली वैल्यू कितनी बार आएगी, 50 बार आएगी। तो यानी कि मैं एक एरे बनाऊंगा किसका, स्टूडेंट का, जिसमें एक एरे अंदर और होगा 25 कैरेक्टर का नेम वाला। ऐसे ही बाकी सारे होंगे। अगर एरे से मैं कर रहा हूँ, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये तो क्या हो गया, एक एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनेगा, और इन सब का मिला के भी एक एरे बनेगा, एरे ऑफ एरे हो गया। मल्टीपल, कितना सारा मल्टीपल डेटा हो गया। ठीक है, ये तो हम क्या कह रहे हैं, 50 की बात कर रहे हैं। 5,000, 50,000, 5 लाख तक रिकॉर्ड भी होते हैं ऐसे। तो क्या हो गया, वो बहुत बड़े नंबर्स हो गए, फिर उन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, these numbers are usually formulated as vector and matrices of floating point numbers. इन एरेज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम नॉर्मली, जब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है तब। आ जाओ, जब हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है मैथमेटिकल, तब हम क्या करते हैं, इनको वेक्टर या मैट्रिसेस के रूप में यूज करते हैं। तो क्या होगा उसके लिए, अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वन डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा आइटम्स। वेक्टर क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है, किसका, वन डायमेंशनल एरे का। ठीक है, वेक्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ। वेक्टर में क्या होता है, सब जमाए हुए होते हैं। ऑर्डर्ड मतलब एक क्रम से जमे हुए होते हैं। अ वेक्टर v ऑफ लेंथ n इज रिप्रेजेंटेड एज ए रो वेक्टर बाय v इक्वल टू v1 v2 v3 vn। v तो इसका नाम हो गया, और ये सारे उसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जैसे एरे में होते थे वैसे। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर भी हो सकता है, कॉलम वेक्टर भी हो सकता है। इफ द डेटा आइटम्स आर लिस्टेड इन ए कॉलम, अगर रो में लिस्ट किए हुए हैं तो वो रो वेक्टर हो गया, कॉलम में किए हुए हैं तो कॉलम वेक्टर हो गया। A conventional sequential computer is capable of processing operands one at a time. जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो क्या करेगा, एक बार में एक डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो पारंपरिक हमारा कंप्यूटर है वो। Consequently, operations on vectors must be broken down into single computations with subscripted variables. यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट मतलब जो इस तरह से लिखते हैं ना अपन v1, इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, और ऊपर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। है ना, वर्ड में जब एडिटिंग करते हैं तब काम में लेते हैं ना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है इसने, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, वेक्टर्स पर जो ऑपरेशन होंगे उनमें मस्ट मतलब होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्रोकन डाउन, उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, सिंगल कंप्यूटेशन विद सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। इस वेक्टर v पर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उतने सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं अगर कहता हूँ कि वेक्टर v को 1 से इंक्रीज कर दीजिए, तो यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 1 से इंक्रीज होंगे, उनकी वैल्यू सबकी 1 से इंक्रीज होगी। तो v को क्या करना पड़ेगा, मुझे सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। जो ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है वो एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मुझे v1, v2, v3, v4 पर क्या करने पड़ेंगे, सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो मिलकर हमारा मेन ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है। द एलिमेंट vi ऑफ वेक्टर v इज रिटन एज vi। अब क्योंकि ये जब हम नॉर्मली लिखते हैं
माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं लिख सकते ना जैसे ये लिखा हुआ है, ये तो एमएस वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे उसको VI, जो हम VI कह रहे हैं उसको क्या लिखेंगे VI ऐसे लिखेंगे, ठीक है। V1 लिखना है तो V के ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा, V2 लिखना है तो V के ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एंड द इंडेक्स I रेफर्स टू अ मेमोरी एड्रेस और रजिस्टर वेयर द नंबर इज स्टोर्ड। I की वैल्यू बताएगी कि कौन सी पोजीशन पर है वो, V1 V2 V3, तो ये I की वैल्यू है, ठीक है। फिर ये कह रहा है टू एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल स्केलर प्रोसेसर, बिटवीन कन्वेंशनल स्केलर प्रोसेसर एंड ए वेक्टर प्रोसेसर। स्केलर तो मतलब क्या हुआ, जो एक ही स्केल में आगे बढ़ता हुआ चलता है, ठीक है। स्केलर मतलब क्या हुआ, जो क्या करता है उसी पोजीशन में एक के बाद एक आगे बढ़ता है, सीक्वेंस में चलता है। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हमारा स्केलर प्रोसेसर है उसमें और वेक्टर प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होगा, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फोर्ट्रॉन डू लूप। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज थी, नाम पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। जब पहले लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी थी, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये लैंग्वेजेस आई थी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि फोर्ट्रॉन में लिखा हुआ डू लूप है, तो वैसा ही सिंटैक्स है जैसा हम आज के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। क्या लिखा है इसमें, डू 20 बार करना है किसको, I की वैल्यू 1 से लेके 100 तक के लिए, ठीक है। 20 यानी कि ये लूप चलना है ना, तो लूप में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये वाला। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके लिए I की वैल्यू 1 से लेके 100 तक के लिए, यानी कि 100 बार लूप चलेगा, I की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 100 तक जाएगी। CI इक्वल टू BI प्लस AI, यानी कि A1 प्लस B1 इक्वल टू C1। है की बात समझ में। ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, इन दोनों का सम करके तीसरे वेक्टर में असाइन किया जा रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है सिंपली। तो 100 एलिमेंट को क्या कर देगा, ये जोड़ देगा C1 से लेके C100 तक। क्लियर है, आसान है ना ये लूप लगाना फॉर लूप से, सिंटैक्स आसान है इसका, कोई कंडीशन नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिक्स है, ये इतना ही चलेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकते। जबकि वहाँ हम n की वैल्यू चेंज कर देते थे तो हमारा लूप कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर आपका फिक्स है। आगे समझ में। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा स्टेटमेंट, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या परफॉर्म होंगे, क्या लिखा जाएगा, वो होगा इनिशियलाइज I इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज करेंगे I को, फिर A को रीड किया जाएगा, यानी कि A रीड करना है, फिर B रीड करना है, फिर क्या करना है, उन दोनों का सम C में स्टोर कर देना है। आगे ये समझ में, सिंपल भाषा है, ठीक है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये, असेंबली लैंग्वेज जो हम कह रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि थर्ड चैप्टर का काम अब हमारा आसान हो गया है, हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं। फिर क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है I को, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तो क्या हो गया I प्लस 1। फिर कंडीशन चेक करनी है कि इफ I लेस देन इक्वल टू 100 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, गो टू 20, तो यहाँ से यहाँ चले जाना, ठीक है। और कंटिन्यू करना है, यानी कि ये तो यहाँ चलता रहेगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो कंटिन्यू मतलब जो भी आगे के स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड हो गया हमारा असेंबली का। अब दिस कंस्टिट्यूट्स अ प्रोग्राम लूप, इससे एक प्रोग्राम का लूप बनेगा दैट रीड्स अ पेयर ऑफ ऑपरेंड्स फ्रॉम एरे A एंड B एंड परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन। इससे क्या होगा, एक लूप चलेगा जो रिपीटेडली क्या करेगा, A और B की वैल्यू को रीड करेगा और उस पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एडिशन का और हमें रिजल्ट देगा। द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज देन अपडेटेड एंड द स्टेप रिपीट 100 टाइम, 100 बार ये सारा का सारा स्टेप रिपीट होगा। A computer capable of vector processing eliminates the overhead associated with the time it takes। क्या होगा, एक वेक्टर प्रोसेसिंग की क्षमता वाला जो कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा, एलिमिनेट द ओवरहेड, ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है किसमें, एसोसिएटेड विद द टाइम, उस समय को वो कम कर देगा, किसको, इट टेक टू फेच एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम लूप। वो जो इसको फेच करके लाना और एग्जीक्यूट करना, उसमें जो लगने वाला समय है उस समय को वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा,
It allows operations to be specified with a single vector instruction of the form. एक ही वेक्टर इंस्ट्रक्शन से ये पूरा का पूरा लूप का काम कर सकते हैं। ये वेक्टर प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है। नॉर्मल में तो हमें वो सारी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, वो पूरा लूप लिख के और सब करना पड़ेगा। वेक्टर प्रोसेसिंग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो कंप्यूटर ऐसा होगा जिसमें वेक्टर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसके लिए स्टेट कोड हम लिखेंगे C 1 to 100, यानी कि C की 1 से लेके 100 तक वैल्यू आएगी। इसी तरह A और B की 1 से 100 तक वैल्यू आएगी और ये इसको अपने आप रिपीट कर देगा। यानी कि हमें बार बार इनिशियलाइज करके और वो सारा जो हमने स्टेप ऊपर रिपीट किए थे हमने यहाँ पर, ये इतने सारे, ठीक है, इतने सारे स्टेटमेंट की जगह वहां पर उस एक ही स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो अपने आप स्पीड अप हो गया, टाइम बच गया। The vector instruction includes the initial address of the operand। जो हमारा वेक्टर इंस्ट्रक्शन होगी, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी या मान लेते हैं ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या होगा, एक तो इनिशियल एड्रेस होगा, कहाँ से शुरू करना है, 1 से करना है, C1 से, A1 से और B1 से। इनिशियल एड्रेस तो होना चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड का इनिशियल एड्रेस यानी कि कहाँ से शुरू करना है। द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स की लेंथ होगी कि कितनी है, 100 है एलिमेंट, इसमें 50 है, 1000 है, कितने एलिमेंट है, वो होगा लेंथ। एंड द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जाना है वो बताया जाएगा। ऑल इन वन कंपोजिट इंस्ट्रक्शन, और ये सब का सब एक ही इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि C जो है 1 से लेके 100, यानी इसकी लेंथ कितनी 100, शुरू कहाँ से करना है, 1 से, खत्म कहाँ करना है 100। इसी तरह से A और B के लिए भी बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। एक ही इंस्ट्रक्शन में सारी डिटेल मिल जाने की वजह से वो क्या करेगा, टाइम सेव करेगा। The addition is done with a pipelined floating point adder similar to shown in figure 9.6। जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन पढ़ा था वो एक अप्लाई कर देंगे हम, वही तो करना है हमें, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ही तो करना है, उसको यूज करके ये सारे का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। A possible instruction format for a vector instruction is shown in figure 9.11। 9.11 कहाँ है, ये रहा। क्या है ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, जो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे उसमें तो वो किस तरह की होगी। जैसे अभी तक हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लिखते थे जिसमें हमने कहा था ना ऑपकोड होगा और ऑपरेंड होगा। ऑपरेंड में डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, डेटा हो सकता है या एड्रेस हो सकता है ना, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर अब क्या होगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें क्योंकि अलग तरह के इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले तो क्या है, ऑपरेशन कोड, वही ऑपकोड जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेशन का कोड कि क्या करना है, परफॉर्म क्या करना है। फिर है बेस एड्रेस ऑफ सोर्स 1। अगर इनपुट वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 हो सकती है, इसने सोर्स 1 और सोर्स 2 कहा है, उसका बेस एड्रेस क्या है, यानी कि कहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग एड्रेस, दैट इज बेस एड्रेस। फिर बेस एड्रेस डेस्टिनेशन, कहाँ पर स्टोर करना है, डेस्टिनेशन का बेस एड्रेस क्या है, पहला। जैसे मान लो A और B जो है हमारे, ये A है, ये B है और ये यहाँ पर C है। तो ये तो हमारा हो गया सोर्स 1, ये सोर्स 2, ये इसका बेस एड्रेस हो गया, ये इसका बेस एड्रेस हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया हमारा, क्योंकि हम कर कह रहे हैं C = A + B। तो ये इसका बेस एड्रेस हो गया, ये इसका, ये इसका। ये वाले एड्रेसेस हो गए बेस एड्रेस ऑफ सोर्स 1, बेस एड्रेस ऑफ सोर्स 2, बेस एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन और वेक्टर की लेंथ, यानी कि कहाँ तक इसको चलाना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। आगे ये कह रहा है दिस इज एसेंशियली अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। होनी ही चाहिए, एसेंशियली मतलब अति आवश्यक रूप से, ठीक है, कंपल्सरी है ये। विद इन 3 फील्ड स्पेसिफाइंग द बेस एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स एंड एडिशनल फील्ड दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द डेटा आइटम इन द वेक्टर। ठीक है, तो ये इतनी लेंथ इसकी 3 एड्रेस, मतलब इसमें 3 तरह के एड्रेस आ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था। एक ही ऑपरेंड काम में ले रहे हैं तो उसको 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाएगी, 3 ले रहे हैं तो
3 एड्रेस, 4 ले रहे हैं तो 4 एड्रेस, ऐसे बढ़ता चलता है कि जो लेंथ है हमारी इंस्ट्रक्शन की वो इस पर डिपेंड करती है कि कितने उसके अंदर एड्रेसेस काम में लिए जा रहे हैं। तो इसने कहा एसेंशियली कितने होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। तो वो कौन सी होनी चाहिए, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। This assumes that the vector operands resides in memory. सारे के सारे ऑपरेंड कहाँ पर हैं, मेमोरी में स्टोर्ड हैं। It is possible to design the processor with a large number of registers and store all operands in registers prior to the addition operation. अब ये भी संभव है कि हम क्या करें, हमें पता है कि क्या होगा, मेमोरी है और ये हमारा ALU है, इसके कुछ रजिस्टर्स होते हैं। जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो यहाँ से डेटा रजिस्टर्स में आता है, परफॉर्म होकर ऑपरेशन से रिजल्ट रजिस्टर में जाता है और फिर मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगर हमें इसे और फास्ट करना है तो हम ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ा दें। वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो उसके लिए ये मेमोरी छोटी पड़ सकती है, पड़ेगी ऑब्वियसली। जब हम खुद ही कह रहे हैं कि लार्ज कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है हमें, तो क्या करेंगे हम, ये रजिस्टर्स बढ़ा दें उसी अनुपात में। तो हमें इस मेमोरी से बार बार फैच नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में जितने चाहिए, सपोज ये 100 वाला एग्जांपल था, 100 चाहिए, तो अगर हमारे पास रजिस्टर्स हैं 100 ALU के जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ही बार में पहले ही यहाँ ला के रख सकते हैं, ताकि जब ऑपरेशन करना हो तो तुरंत डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो वो जो फैच वाला जो टाइम है, बार बार फैच करना है, वो भी बच जाएगा। तो ये यही कह रहा है। इट ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है कि डिजाइन द प्रोसेसर को ऐसे डिजाइन करें विद ए लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हों, एंड स्टोर ऑल ऑपरेंड्स, और सभी ऑपरेंड्स को क्या करें हम, इन रजिस्टर्स में स्टोर कर दें प्रायर टू द एडिशन ऑपरेशन। जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है उससे पहले ही हम क्या करें, उन CPU के जो रजिस्टर्स हैं उनमें स्टोर कर दें उसको मेमोरी से लाके। ऑब्वियसली हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन दैट केस द बेस एड्रेस एंड लेंथ इन द वेक्टर इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ CPU रजिस्टर्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो हमारे जो ये इंस्ट्रक्शन में क्या स्पेसिफाई हो जाएगा, बेस एड्रेस की जगह अब क्या आ जाएगा, रजिस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, आएगा तो सही रजिस्टर ही आएगा, सॉरी एड्रेस ही आएगा, लेकिन वो मेमोरी एड्रेस नहीं होके रजिस्टर आएगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको, अगर मैं लिखता हूँ ऐड R1, R2, इसका मतलब R1 और R2 में जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐड 2500H, 2505H। तो ये क्या है, मेमोरी का एड्रेस है, और ये डायरेक्ट रजिस्टर्स हैं कि किन से लेना है ये भी एक तरह से एड्रेस की उस रजिस्टर पे जाना पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या होगा इससे, ये CPU के रजिस्टर्स हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के मुकाबले इसमें कम समय लगेगा, क्योंकि रजिस्टर हमारे इंटरनली अवेलेबल होगी उसके अंदर वैल्यू का। ठीक है, इससे भी कम समय लगेगा अगर हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्या ऐड 5,7, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, रजिस्टर को भी रीड नहीं करना है आपको, तो इसमें सबसे कम समय लगेगा, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें उससे भी ज़्यादा। कारण भी हमें पता है कि जो ऑपरेंड है उसको लाने का समय हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो CPU के रजिस्टर्स में ही आ जाएगा। अब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा।